नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग छत्तीसगढ़ जिला दर्शन शुरू करने जा रहे हैं और आज हम लोग भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के बारे में बात करेंगे। मतलब कि एमसीबी के बारे में बात करेंगे। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इस ज़िला को आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा कि ये भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी इस प्रकार से कोरिया ज़िले से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये पूरा इस प्रकार से कोरिया ज़िला पहले कहलाता था। अब कोरिया से अलग होकर के इसको हम मतलब एमसीबी को एक अलग ज़िला इस प्रकार से बना दिया गया है। बाकी कोरिया जो बचा खुचा जो पार्ट है वो कोरिया कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग आपका कोरिया जिला है, बाकी ये आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। तो आज हमको इसको देखना है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को। और देखो, छत्तीसगढ़ का जो जिला दर्शन है आप यूट्यूब में देखेंगे तो सारा का सारा वीडियोस लगभग मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो लगभग 2 साल पुराना वीडियोस हैं। 2 साल के बाद अभी हम देखें तो बहुत सारे फैक्ट चेंज हो चुके हैं, बहुत सारे नए नए तहसील बन चुके हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि बदल चुकी हैं। तो उन सभी अपडेटेड डेटा के साथ, अपडेटेड फैक्ट के साथ हमको क्या करना है, जिला दर्शन को फिर से एक बार कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा, पुराने वाले जो जिला दर्शन है उसमें हम लोग क्या करते थे कि पहले से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती थी, बना हुआ रहता था, उसको हम सिर्फ समझते जा रहे थे। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, इसको मैं एक एक चीज़ों को ड्रॉ करते हुए, मतलब कि चीज़ों को बताते हुए आपको जाऊँगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है और उसको लिखते हुए भी जाऊँगा। तो आपको क्या करना है, इसका PDF, जैसे कि ये वाला ज़िला है, इसका PDF मैं आप लोगों को व्हाट्सअप में सेंड कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8770183315। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। सारे के सारे जितने भी ज़िले हैं उन सब का ब्लैंक मैप, जैसे कि ये ब्लैंक है, ये PDF मैं आपको भेज दूंगा। तो आपको क्या करना है, इसको प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकलवा करके जैसे जैसे मैं ज़िले को इस प्रकार से बनाते हुए जाऊँगा, जैसे जैसे चीज़ों को यहाँ पर लिखते हुए जाऊँगा, वैसा ही आपको भी क्या करना है, उसको बनाते हुए जाना है। ठीक है, मतलब अभी आप इसको डाउनलोड कर, मतलब प्रिंट निकाल के पूरा रख लीजिएगा। एक एक करके जब जिला आते जाएगा उसको आपको बनाते हुए जाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जिला दर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये सिर्फ जिला दर्शन नहीं है, ठीक है, जिला दर्शन सिर्फ नाम का है, लेकिन छत्तीसगढ़ का पूरा भूगोल जिला दर्शन से लगभग कंप्लीट हो जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हटा करके छत्तीसगढ़ का जो मैक्सिमम चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, मंदिर वंदिर जितने भी चीज़ें हैं, नदी पहाड़ पर्वत दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं, सारा का सारा चीज़ यहाँ पर जिला दर्शन से कंप्लीट हो जाता है। एक बार जिला दर्शन पढ़ लेने से ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को हम पूरी तरीके से जान चुके हैं। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सीधा कूद नहीं जाना है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको यहाँ पर देखते हुए जाना है। चलिए, इसके अलावा हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जाती हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यही व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको जो भी डिटेल है वो भेज दिया जाएगा। मतलब आप चाहें तो इसमें मैसेज करके उसका डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का, व्यापम का भी, PSC का भी, टेस्ट सीरीज भी चलाई जाती हैं, PSC का भी, व्यापम का भी। तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज या फिर कॉल करके इसके बारे में जो भी जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो देखो, हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा, कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर नेशनल हाईवे को देखेंगे। छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे का एक वीडियो बना हुआ है, उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे की वीडियो मैं यूट्यूब में बना करके डाला हुआ हूँ। उसको देखेंगे तो क्या है कि छत्तीसगढ़ के जो नेशनल हाईवे का एक ओवरव्यू है आपके दिमाग में छप जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक नेशनल हाईवे 43 है, कहाँ से कहाँ तक 53 है, कहाँ से कहाँ तक 63 है, कहाँ से कहाँ तक 30 है, कहाँ 130 है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, नेशनल हाईवे का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसको एक बार जरूर जाकर के देखिएगा। चैनल में आप सर्च मारेंगे, मतलब यूट्यूब में जाकर सर्च मारेंगे छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे, छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे बाय CGPSC मैपोलॉजी, आपको दिख जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेशनल हाईवे बताते हुए जाऊँगा तो समझ तो आएगा, लेकिन चीज़ों को आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। ये नेशनल हाईवे कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ऐसा लगेगा। लेकिन नेशनल हाईवे आप लोग एक बार देख लेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है 43, ठीक है, इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे है 43, ठीक है, NH 43, ये नेशनल हाईवे 43 है। ठीक है, पहले तो ये नेशनल हाईवे को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी तहसील हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, या तहसील देख सकते हैं या फिर जितनी भी नदियां हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, पहले हम नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कोरिया में, है ना, कोरिया में एक पहाड़ है, देवगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर कैमूर पर्वत श्रृंखला का इस प्रकार से विस्तार है, आप सुने होंगे कैमूर पर्वत श्रृंखला। इस कैमूर पर्वत श्रृंखला में क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी है। तो इसी देवगढ़ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, हसदेव नदी, नाम सुने होंगे।
ठीक है, हसदेव नदी किस प्रकार से उद्गम होता है, इस प्रकार से आगे जाकर के ये हसदेव नदी महानदी से मिल जाती है। ठीक, आप अगर नदी थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, छत्तीसगढ़ का पहातंत्र के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया होगा तो मालूम होगा ये जो हसदेव नदी है आगे जाकर के महानदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये कैमूर पर्वत में देवगढ़ की पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी से इस प्रकार से ये नदी का उद्गम हुआ। अच्छा, यहाँ मेरे को एक चीज़ आप लोग बताइए, जैसे कि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है ना, इसके आसपास के जिला या फिर कोई जो राज्य है उसका नाम नहीं लिखा गया है, तो इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है, छत्तीसगढ़ का मैप का भी मैं वीडियो बनाकर डाला हूँ, उसको एक बार जाकर के देख लीजिएगा। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जिला है, कौन कौन सा राज्य है, इसको आपको ध्यान देना है। जैसे कि इस वाले भाग में अगर मैं बात करूँ तो इस वाले भाग में आपका मध्य प्रदेश है ना। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो MCB है, मतलब कि ये भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी जो जिला है, इसके ये वाले भाग में अगर हम देखें तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है। ये वाले भाग में अगर हम देखें तो कोरबा है। ये वाले भाग में अगर हम देखें पूरा ऊपर से लेकर यहाँ तक ऐसे, यहाँ पर आपका कोरिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके आसपास कौन कौन सा जिला है इसको आपको दिमाग में रखना है, कौन कौन सा राज्य है इसको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। और नहीं तो इसका जो मैपिंग वाला वीडियो है उसको ही मैं अपलोड कर दूंगा, अगर अपलोड नए जिले के साथ शायद अपलोड नहीं हुआ है उसको मैं अपलोड कर लूँगा, मतलब अपलोड कर दूँगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने हसदेव नदी के बारे में बात कर लिया। यहाँ पर देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला में देवगढ़ की पहाड़ी, मैं लिखते हुए भी जाऊँगा ना इन चीज़ों को, तो आप लिख लीजिएगा, फिलहाल अभी समझिए पहले। तो यहाँ पर जो देवगढ़ की पहाड़ी है कैमूर पर्वत श्रृंखला में, वहाँ से इस प्रकार से हसदेव नदी का उद्गम होता है। ठीक, एक तो ये हम नदी देख लिए। इसके बाद देखिए दूसरा नदी, यहाँ पर मांझाटोली की पहाड़ी है। ठीक है, मांझाटोली की पहाड़ी कोई व्यापम या फिर PSC में एक बार पूछा जा चुका है ना, याद रखिएगा। जितना भी एग्जाम में आया हुआ है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा जोर दे के बताऊँगा, तो आप लोग उसको इम्पॉर्टेंट है लिख करके नोट करिएगा। यहाँ पर मांझाटोली की पहाड़ी है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी है, सॉरी यहाँ भरतपुर की पहाड़ी भी कहते हैं, इधर भरतपुर हम लोग देखने वाले हैं तहसील, उसके नाम पर भरतपुर की जो पहाड़ी है उसी में एक मांझाटोली की पहाड़ी है। मांझाटोली की पहाड़ी या फिर मांझीटोली की पहाड़ी इसको कहा जाता है। तो इस मांझाटोली की पहाड़ी से इस प्रकार से बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, किसका उद्गम होता है, बनास नदी का। और ये जो बनास नदी इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश और यहाँ पर MCB जिला से बॉर्डर बनाते हुए, मतलब छत्तीसगढ़ से इस प्रकार से बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है ना, इस प्रकार से आगे बढ़ती है और आगे जाकर के आपका सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के आसपास इस प्रकार से अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। सोन नदी में जा करके ये आपका जो बनास नदी है, ठीक है, ये बनास नदी जा करके मिल जाती है। ठीक है, चलो मैं नदियों का नाम लिखते जाता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे कि ये क्या था, ये देवगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, ये क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी। जब छत्तीसगढ़ का भूगोल में पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पर मैं बताऊंगा इसका जो ऊंचाई है 1033 मीटर है। ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का अभी भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, 1033 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ये देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, ये जो यहाँ पर मैं बनाए हुए कैमूर है। ठीक है, मतलब कैमूर पर्वत श्रृंखला है, इसी कैमूर पर्वत श्रृंखला का एक पहाड़ी है देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो ये कैमूर पर्वत श्रृंखला है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है ये आपका विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है ना। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ये क्या है, हिस्सा है। हम लोग देखते हैं भारत में जब हम लोग बात करते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा बता दूं। इस प्रकार से अगर हम भारत का मैप बनाते हैं तो इसमें हम लोग यहाँ पर अरावली पर्वत देखते हैं, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत देखते हैं, उसके नीचे में सतपुड़ा पर्वत देखते हैं, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पूर्वी घाट है। इस प्रकार से इन सबको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो विंध्याचल पर्वत है, इसी विंध्याचल पर्वत का जो हिस्सा है, मतलब इसी का विस्तार है हमारा कैमूर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला किस पर्वत का विस्तार है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार है कैमूर पर्वत श्रृंखला, और इसी के आसपास यहाँ पर देवगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से ये कैमूर पर्वत श्रृंखला
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार, इसी पर क्या है ये देवगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ से हमारा ये हसदेव नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कौन सी नदी है? हसदेव नदी। ठीक है, इस हसदेव नदी का उद्गम हुआ कहाँ से? कैमूर पर्वत श्रृंखला में देवगढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, ये आपका सोनहट का पठार इस वाले क्षेत्र में है, मतलब कि ये कोरिया में है। ठीक है, अभी हम लोग देखो भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिर पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वाले भाग में क्या है? आपका कोरिया है। और कोरिया में ये आपका जो देवगढ़ की पहाड़ी है वो, हालांकि इसका विस्तार लगभग इस वाले मतलब कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार पूरे इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सोनहट के पठार के आसपास में ये हसदेव नदी का उद्गम माना जाता है, मतलब कि देवगढ़ के पहाड़ी के आसपास इसका उद्गम है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा। ठीक है, हसदेव नदी है, उद्गम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को हम लोगों ने समझा। यहाँ पर मैंने बताया कि मांझाटोली की पहाड़ी है। ठीक है, मांझाटोली की पहाड़ी है। क्या है ये? मांझाटोली की पहाड़ी। आप लोग मेरे साथ ही साथ इसको बनाते जाइए, जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाते जाइएगा। मतलब ये मान के आपको इस वीडियो को देखने की लाइव क्लास चल रहा है, हालांकि रिकॉर्डेड है ये, लेकिन जैसे कि लाइव क्लास में पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर फीलिंग आना चाहिए। तो ये मांझाटोली की पहाड़ी है। ठीक है, इस मांझाटोली की पहाड़ी से इस प्रकार से बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कौन सी नदी है? बनास नदी। ठीक है, ये जो बनास नदी है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? मांझाटोली की पहाड़ी से हो रहा है। ठीक है, ये भरतपुर तहसील इसके आसपास में बताऊंगा, अभी तहसीलों को मैं लिखाऊंगा तो, है ना। तो ये बनास नदी का उद्गम हो रहा है, ये मांझाटोली की पहाड़ी से, याद रखें एग्जाम में ये पूछा जा चुका है ना। अब और देखिए यहाँ पर ये जो सोनहट का पठार है इसी के आसपास से, है ना, इसी के आसपास से इस प्रकार से एक गोपद नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कौन सी नदी है? गोपद नदी है। इसी गोपद नदी की एक सहायक नदी है नेऊर नदी। ठीक है, ये नेऊर है और ये गोपद है ना, गोपद नदी और नेऊर नदी। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ। इसके अलावा एक नदी और याद रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो नदी अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये नदी एग्ज़ाम में अभी आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में या फिर पीएससी हो चाहे व्यापम हो पूछा जाएगा, है ना। कौन सी नदी है? इस प्रकार से यहाँ पर एक नदी है ना। ये भी क्या करती है कि मध्य प्रदेश और हमारे छत्तीसगढ़ का ये जो एमसीबी जिला है इसके ऊपर वाले भाग में इस प्रकार से ऐसे ये क्या करती है? बॉर्डर बनाती है ना। और ये है मवई नदी। क्या है? मवई नदी। नदी को याद रखेगा। ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? सीतामढ़ी हरचौका देखने वाले हैं, इसी नदी के किनारे है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, तो इसलिए ये क्या है, बहुत न्यूज़ में था, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पूछ दिया जाए, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ मतलब कि यहाँ पर जो भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी या फिर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, एमसीबी जो जिला है, इसमें सभी नदियों को देखा। यहाँ पर एक नदी और लिखिएगा क्योंकि ये भी बहुत न्यूज़ में था, तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि ये भी पूछा जाएगा, है ना। जहाँ तक चांसेस है इसके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब ये फिलहाल नदी नहीं है, छोटा सा नाला जैसा है। ठीक है, नाला का नाम है हसिया नाला। हसिया नाला। अब देखो ये हसिया नाला को बताने का रीज़न क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये जो हसिया नाला है और ये हसदेव नदी है। ठीक है, इस हसिया नाला और हसदेव नदी इसके यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर संगम होता है ये वाले क्षेत्र में, जो मनेंद्रगढ़, ठीक है, मनेंद्रगढ़ इसके आसपास में है। तो ये जो जहाँ पे संगम होता है, इस संगम स्थल पर
आपका गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क बनाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र मरीन फॉसिल्स पार्क कहाँ पूछा जाएगा, तो यहाँ पर है। ठीक है, गोंडवाना योगिन। हम लोग क्या करते हैं, जब मैं भारत का भूगोल पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाता हूँ। ठीक है, भारत के जो भूगर्भिक समय मापक जो है, मतलब कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको बोलते हैं, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बताता हूँ कौन कौन से युग कब कब आया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक गोंडवाना के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे हम लोग देखते हैं, है ना, बहुत सारे युग हैं, आर्कियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, मतलब प्री कैम्ब्रियन, फिर कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, इस प्रकार से बहुत सारे युग हैं जिसको मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भारत के भूगोल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें अपना ऑनलाइन क्लासेस या फिर जो ऑफलाइन क्लासेस है वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी और मौका मिले तो इसका एक वीडियो बना करके मैं डाल दूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो गोंडवाना योगिन मतलब कि, ठीक है, अब ये गोंडवाना योगिन कब था, कैसा था, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो गोंडवाना योगिन का यहाँ पर हमको एक पार्क बनाया गया है। गोंडवाना योगिन के जो साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हैं, इसलिए वहाँ पर क्या बनाया गया है, गोंडवाना योगिन मरीन फॉसिल्स पार्क बनाया गया है। ठीक है, इसके ये संगम स्थल पर, ठीक है, यहीं पर, उसको आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी बाकी चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। चलो, तो ये हमने पहले नदियों को समझ लिया। ठीक है, नदी को अच्छे से ध्यान में यहाँ रख लीजिएगा। ठीक, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदी है। देवगढ़ की पहाड़ी से हम लोगों ने इस प्रकार से हसदेव नदी को देख लिया। हसदेव नदी का उद्गम मतलब देवगढ़ की पहाड़ी से हो रहा है। कैमूर पर्वत श्रृंखला का, कैमूर पर्वत किसका विस्तार है, विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। ठीक है, ये विंध्याचल है। तो ये हम लोग हज़र नदी देखा, इधर गोपद नदी देखा, ये नेउर नदी है, यहाँ पे मवई नदी है, यहाँ पर ये बनास नदी है ना। बनास नदी का उद्गम स्थल मांझाटोली की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। गोपद नदी का उद्गम यहाँ पर सोनहट का पठार है, सोनहट के पठार इस वाले क्षेत्र में है, कोरिया जिले में, तो वहाँ से गोपद नदी का उद्गम होता है। ये इसकी सहायक नदी नेउर नदी। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर इसका विस्तार है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो ये हम लोगों ने पहले नदी को समझ लिया, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो तहसील है उसको हमको यहाँ पर समझना है। देखो, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये 3 तहसील का नाम हमको पहले ही पता चल गया। ठीक है, 3 तहसील हम पहले ही जान गए, मतलब ये जिला के नाम में ही हमारा 3 तहसील छुपा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, या फिर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, तो इसके 3 तहसील तो यहीं पर मिल गए हैं। तो एक तो जो बोल रहा हूँ भरतपुर है ना, भरतपुर जो तहसील है कुछ इस वाले क्षेत्र में है। ठीक है, ये आपका भरतपुर तहसील है। ठीक है, भरतपुर। मनेंद्रगढ़ तहसील जो हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, मनेंद्रगढ़ है, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, और एक और क्या देखते हैं, चिरमिरी, है ना। तो चिरमिरी कुछ इस वाले भाग में है। तो ये भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी से हमको इतना तहसील मिल गया। अब इसके बाद देखिए और क्या क्या है, कुछ इस वाले भाग में, है ना, कुछ इस वाले भाग में केल्हारी है। ठीक है, केल्हारी। ठीक है, यहाँ पे केल्हारी है, भरतपुर हो गया, मनेंद्रगढ़ हो गया,
केल्हारी हो गया, चिरमिरी हो गया। अब इसके बाद एक खड़गवा बचा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक है कोटाडोल, ठीक है। टोटल यहाँ पर 6 तहसील हैं। तो एक जो कोटाडोल है कुछ इस वाले भाग में है ना, यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका खड़गवां नीचे में कुछ इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये खड़गवां है। तो देखो यहाँ पर टोटल हम लोगों ने तहसील को देख लिया, 6 तहसील है यहाँ पर, है ना। कौन कौन सा तहसील है? भरतपुर है, मनेंद्रगढ़ है, चिरमिरी है, इसके अलावा ये कोटाडोल है, ये केल्हारी है, यहाँ पे खड़गवां है। तो भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोटाडोल, केल्हारी, खड़गवां, ठीक, ऐसे टाइप का यहाँ पर टोटल 6 तहसील हैं। तो भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी में क्या है, टोटल 6 तहसीलों की संख्या है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए बाकी चीज़ों को आगे समझते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर नदियों को देख लिया, जितने भी तहसील हैं उनको भी देख लिए। नेशनल हाईवे हम लोगों ने देख लिया, मनेंद्रगढ़ से इस प्रकार से होते हुए ये नेशनल हाईवे 43 जा रहे हैं। ठीक है, आगे आपका वो सूरजपुर, सरगुजा को क्रॉस करते हुए आपके जसपुर से बाहर निकल जाएगा ये जो नेशनल हाईवे है, 43 जो नेशनल हाईवे है वो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने अब देखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने जितने भी नदियाँ देखा है, ठीक है, नदी जो देखे हैं, इन नदियों में जलप्रपात समझ लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर जो हम बनास नदी देख रहे हैं, इस बनास नदी में कुछ इस वाले पॉइंट पर रामदाह जलप्रपात है। ठीक है, क्या है? रामदाह जलप्रपात। ठीक है, ये क्या है? रामदाह जलप्रपात। ये ऐसे, चलो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है रामदाह जलप्रपात, है ना। हम लोग 2-3 और जलप्रपात जैसे कि क्या देखते हैं, रानी दहरा, रानी दरहा, है ना, रानी दाह, इस प्रकार से बहुत सारे जलप्रपात देखते हैं। ठीक है, रानी दाह जसपुर में, रानी दरहा सुकमा में, रानी दहरा आपका कमरथम, इस प्रकार से हम लोग उसको देखते हैं। फिलहाल जब आगे चीज़ों को देखते हुए जाएंगे ना, तब उसके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रामदाह एक जलप्रपात है, वो कहाँ है? बनास नदी में है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। बनास नदी में क्या है? रामदाह जलप्रपात। ठीक है, ये भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी में। रानी दाह हम लोग देखते हैं जसपुर में, तो ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये रामदाह है। तो ये एक जलप्रपात हुआ। अब इसका देखिए एक और जलप्रपात हम लोग कुछ इस वाले भाग में, है ना, यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं। गावार घाट सुने होंगे, है ना, गावार घाट जलप्रपात। सॉरी, तो ये जो हसदेव नदी है, इस हसदेव नदी में गावर घाट जलप्रपात है, मतलब कि वाटरफॉल है। ठीक है, जलप्रपात पूरा ना लिख के क्या लिख रहा हूँ मैं, वाटरफॉल लिख देता हूँ। ठीक है, इतना में आप समझ जाएंगे। ये ऐसे, तो गावर घाट जलप्रपात हो गया। ठीक है, तो ये एक रामदाह देखें, और यहाँ पर हम लोगों ने हसदेव नदी में क्या देखा? गावर घाट जलप्रपात देखा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने अमृतधारा जलप्रपात का नाम सुना होगा। ठीक है, मनेंद्रगढ़ के आसपास में ही क्या है? अमृतधारा जलप्रपात है। ठीक है, कुछ इस वाले पॉइंट पर अमृतधारा जलप्रपात। ये जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। अमृतधारा को कई बार पूछा है।
अमृतधारा जलप्रपात, ऐसे। ये भी किस में है, हसदेव नदी में है, ठीक है, मनेंद्रगढ़ के आसपास में है। तो ऐसे ये 3 जलप्रपात हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। बाकी अकुरी नाला जलप्रपात आपका कोरिया में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर और जलप्रपात की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर जो अपन गुरु घासीदास जब देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर 1-2 जलप्रपात के बारे में और मैं बात करूँगा। चलो फिलहाल यहाँ पर ये 2 जलप्रपात हमको जानना था। जलप्रपात हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मंदिरों को समझते हैं, ठीक है। मंदिरों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मंदिरों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, कौन कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ पे वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपका भरतपुर तहसील के आसपास, ठीक है, भरतपुर के आसपास यहाँ पर चांग माता का मंदिर है, ठीक है, कुछ इस वाले क्षेत्र में। और ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ना, ध्यान में रखिएगा, ये चांग माता का मंदिर है। अब क्या है ना, इसको पीडीएफ का तो आप लोग डिमांड करेंगे ही, सर पीडीएफ बोल करके, तो पीडीएफ आपको देना ज़रूरी है। तो जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ उसी को आपको पीडीएफ के रूप में मैं अवेलेबल कराऊँगा। मे भी एक पीडीएफ इस प्रकार से जो भी है, चलो फिलहाल उसको देखेंगे, ठीक है, कैसे अवेलेबल कराना है, किनको कब देना है, उन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, चांग माता का मंदिर, ठीक है, ये चांग माता का मंदिर हो गया। चलिए और क्या क्या है यहाँ पर, खड़गवां में एक पौड़ी जगन्नाथ मंदिर है ना, खड़गवां के आसपास इस प्रकार से एक पौड़ी जगन्नाथ का मंदिर है। तो पौड़ी जगन्नाथ का मंदिर हो गया, है ना। तो ये 2 मंदिर है यहाँ पर, जो कि फिलहाल ये खड़गवां वाला मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चांग माता का मंदिर याद रखेगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे एग्ज़ाम में और आ सकते हैं। एक अमृतधारा जलप्रपात के आसपास यहाँ पर अमरेंद्रगढ़ में हम लोग तपसी बाबा का आश्रम देखते हैं, फिलहाल वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। चिरमिरी आपका नगर निगम है, 14 जो नगर निगम हम लोग देखते हैं, तो उस 14 नगर निगमों में एक चिरमिरी शामिल है, ठीक है। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, ये नगर निगम है ना। इसके बाद एक कोटाडोल में क्या प्राप्त हुआ है ना, कोटाडोल में याद रखिएगा अशोक कालीन कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कोटाडोल से क्या प्राप्त हुआ है, सम्राट अशोक काल के कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है। अशोक कालीन मूर्तियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलो अशोक कालीन साक्ष्य बस लिख लीजिए, अशोक कालीन मूर्तियों के कुछ साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, सम्राट अशोक कालीन कुछ मूर्तियों के साक्ष्य हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, अब देखो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें और हैं इसमें क्या है कि ये जो मनेंद्रगढ़ है, ये मनेंद्रगढ़ में यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है कि ये जो हसदेव नदी है, ठीक है, यहाँ पर हसदेव नदी, यहाँ पर हंसिया नाला है। तो इस हसदेव नदी और हंसिया नाला के बीच में यहाँ पर एक मरीन फॉसिल्स पार्क बनाया जा रहा है ना, इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में गोंडवाना कालीन क्या है, मरीन फॉसिल्स पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा।
छत्तीसगढ़ का एकमात्र ये क्या है, मरीन फॉसिल पार्क है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये जो मरीन फॉसिल पार्क है, ये यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो लगभग 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, 25 से 28 करोड़ वर्ष पुराना साक्ष्य है। ठीक है, 25 से लगभग 28 करोड़ वर्ष पुराना यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो पार्क बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, पुराना जो साक्ष्य है वो यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। मतलब कि गोंडवाना युगीन जो साक्ष्य है यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, हंसिया नाला और हसदेव नदी किनारे में यहाँ पर जो मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है, वो पार्क यहाँ पर वहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो लगभग 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं परमियन युग में। ठीक है, परमियन युग हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब मैं पढ़ाता हूँ तो जो परमियन युग के जो साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं, वहाँ पर कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस वाले भाग में हम लोग देखते हैं, है ना, यहाँ आपका इस वाले भाग में चिरमिरी के आसपास यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपका कोयला का खदान है, कोयला वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं गोंडवाना, जो मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क देख रहे हैं, इसी के आसपास हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो भी साक्ष्य है वो हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एशिया का सबसे बड़ा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क इस प्रकार से बनाया जा रहा है। इसका जो क्षेत्र है उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आमा खेरवा क्षेत्र, इस क्षेत्र अगर नाम पूछा जाएगा ना कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आमा खेरवा क्षेत्र के आसपास। ये जो क्षेत्र आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है ना, ये क्या है, आमा खेरवा क्षेत्र है, जो कि हंसिया नाला और हसदेव नदी इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस प्रकार से इसका विस्तार है। हंसिया नाला क्षेत्र में आमा खेरवा क्षेत्र में हसदेव व हंसिया नाला के संगम स्थल पर ये मरीन फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, इतना चीज़ों का आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या समझा, मरीन फॉसिल पार्क के बारे में समझा। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इस वाले भाग में क्या देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, है ना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग देखते हैं। ठीक, इस प्रकार से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उन तीनों राष्ट्रीय उद्यान में एक ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एक हम लोग देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देखा, ये आपका कोरिया और भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी दोनों में फैला हुआ है। देखो इस प्रकार से मैंने दोनों में फैलाया हुआ है। तो भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और कोरिया दोनों में इस प्रकार से इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। बीजापुर में मैंने बताया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। ठीक है, जगदलपुर के आसपास देखते हैं बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से ये हम लोग 3 राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो तीनों राष्ट्रीय उद्यान में ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान में रखिएगा, है ना। सबसे पहला पूछा जाएगा तो इंद्रावती है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला है, लेकिन यहाँ पर जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है, सबसे बड़ा है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये गुरु घासीदास है। इसका जो क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। इसका गठन किया गया था 1981 में, इसको भी याद रखिएगा। 1981 में इस राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया था, और जब गठन किया गया उस समय इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, संजय गांधी
राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जानते थे पहले। अब उसका जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अभी हम इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इसमें अगर पूछा जाएगा तो एक दो ठो जलप्रपात हैं, जैसे कि हम देखते हैं एक तो चिउल जलप्रपात है ना। चिउल जलप्रपात इसी के अंतर्गत मतलब आता है। यहाँ से गोपद नदी बहती है। ठीक है, देखो यहाँ पे गोपद नदी बह रही है ना, ये गोपद नदी है। ये गोपद नदी कहाँ से बहते हुए जा रही है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से बहते हुए जा रही है। इस बात को आप लोग अच्छे से गांठ बांध के रख लीजिएगा ना, एग्जाम में पूछा जाता है ये। है ना, गोपद नदी बहती है। एक चिउल जलप्रपात हम लोगों ने देखा। एक और जलप्रपात है नीलकंठ जलप्रपात। ये नीलकंठ जलप्रपात है। दो ठो जलप्रपात यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 1441 इसका क्षेत्रफल है। 1981 में इसका गठन किया गया था, जब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पर ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क साइड में लिख लीजिए, तब नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में फिर इसका नाम बदल करके रख दिया गया क्या, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अभी हम लोग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, है ना। 2001-2 के आसपास इसका नाम को परिवर्तन किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ बना उसके बाद इसका नाम को परिवर्तन किया गया था। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इतना सब चीज़ों को आपको इसके बारे में याद रखना है। अच्छा देखो, इसको ना आप लोग सुने होंगे कि इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था, है ना। आप लोग है ना कई बार सुने होंगे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को और तमोर पिंगला अभ्यारण्य, यहाँ पर सूरजपुर में हम लोग देखते हैं, इस तमोर पिंगला अभ्यारण्य और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को दोनों को मिला करके टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस प्रकार से आप लोग सुने होंगे, मतलब छत्तीसगढ़ का जो चौथा टाइगर रिजर्व है इसको घोषित किया गया था, ऐसा आप लोग बहुत बार सुने होंगे। लेकिन अभी तक ये अस्तित्व में नहीं आया है ना, याद रखिएगा। देश का 53वां क्रम का टाइगर रिजर्व बनता, अगर ये अस्तित्व में आ जाता तो। हमारे छत्तीसगढ़ का चौथा क्रम का टाइगर रिजर्व बनता अगर ये अस्तित्व में आता तो, लेकिन अभी तक ये अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, कुछ रीज़न है, इसके आसपास वाले बहुत सारे क्षेत्र में कुछ बहुत सारे कोयला के खदान हैं जो इसके मतलब कि यहाँ पर देखें गुरु घासीदास और आपका तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला और इसको दोनों को मिलाएंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र एक शामिल हो जाता है ना। और उसको अगर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि क्या है आपका बहुत सारे क्षेत्र आपको जो वहाँ पे कोयला का खदान है वो उसमें शामिल हो जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, लेकिन इसको अस्तित्व में नहीं आया है, अभी तक ये अस्तित्व में नहीं आया है। ठीक है, चलो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में आपको रखना है। अगर अस्तित्व में आता तो हम इसको छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व के रूप में इसको हम लोग जानते रहते हैं, लेकिन अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। क्या जगह है? सीतामढ़ी हरचौका, आप लोग सुने होंगे, है ना। क्या है? सीतामढ़ी हरचौका है। इस वाले क्षेत्र में एक मंदिर है और गुफा भी है ना, याद रखिएगा। इस प्रकार से सीतामढ़ी गुफा है, ये ऐसे। तो ये है सीतामढ़ी हरचौका, है ना, इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो राम वन गमन पथ बनाया जा रहा है ना, उसमें ये स्थान पहले नंबर पे आता है। मतलब कि जब आप देखेंगे राम वन गमन पथ में मतलब राम भगवान ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्रवेश कहाँ से किया था? तो यहीं से किया था। राम भगवान जब आए यहाँ से इस प्रकार से आए और इस प्रकार से यहीं प्रवेश किए। मतलब कि छत्तीसगढ़ में जब उन्होंने प्रवेश किया, ऊपर से वो आए इस प्रकार से, ऐसे से इधर से आए और यहीं पर सबसे पहले इनका छत्तीसगढ़ में पहला पड़ाव अगर पूछाएगा तो ये है। सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका जो है छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे तो राम भगवान का पहला पड़ाव है। इसमें आप लोग मतलब और आगे जब जैसे पढ़ेंगे तो जो सीतामढ़ी है ये एक प्रकार की गुफा भी है ना। तो ये पत्थर को काट कर बनाया गया गुफा है। ठीक है, इसका फिलहाल मैं डिटेल नहीं लिखूंगा। तो अगर आपका इसका इमेज देखना होगा तो थोड़ा आप गूगल में जा करके सीतामढ़ी हरचौका ऐसे लिख करके इसका इमेज आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो सीतामढ़ी हरचौका है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, मतलब
प्राचीन देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं। वो जो गुफा में बोल रहा हूँ ना, सीतामढ़ी, जो गुफा के बारे में जो बात कर रहा हूँ, सीतामढ़ी हरचौका इसको बोला जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी गुफा है। एक बड़ा सा चट्टान है, बड़ा सा एक पत्थर है, उस पत्थर को काट करके बहुत सारे वहाँ पर गुफा बनाए गए हैं, है ना। और उन गुफाओं के अंदर छोटे छोटे जो गुफा बनाए गए हैं उसके अंदर शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। इसका आप इमेज चाहें तो देख सकते हैं, गूगल में सर्च करके, बहुत ही सुंदर। इसको देखेंगे तो हम आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो राम वन गमन पथ में, मतलब अगर राम भगवान सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कहाँ प्रवेश किए, तो सीतामढ़ी हरचौका में ही आकर के, मतलब देखो मवई नदी क्रॉस की है, मवई नदी है ना, तो राम भगवान छत्तीसगढ़ में जब आया तो मवई नदी को पार करके पहला उनका पड़ाव हमारे छत्तीसगढ़ में सीतामढ़ी हरचौका में था। यहीं पर राम भगवान रुके हैं, राम भगवान सीता मैया लक्ष्मण मतलब यहाँ पर रुके हैं, और यहाँ पर इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सीतामढ़ी हरचौका पड़ा है वह, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर गुफा, इस प्रकार से बहुत सारे गुफा हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है। अब और इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देखिए अब इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं इसको समझते हैं, है ना। एक तो पहला, इसका गठन वठन कब किया गया था इस ज़िले का, वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जगह है जहाँ पर कोयले का खदान है, ठीक है, जहाँ पर कोयले का भंडार है, इनको हमको यहाँ पर लिखना भी ज़रूरी है ना। तो एक तो चिरमिरी है, यहाँ से भी कोयला निकल आता है, ठीक है। चिरमिरी है, चर्चा है, सॉरी चर्चा नहीं, चर्चा आपका तो कोरिया में चला जाएगा। एक चिरमिरी हम लोग देख लिए, कटकोना है, सिंदूरगढ़ है, ठीक है। तो सब इसी के आसपास है। जैसे कि यहाँ पर कटकोना है, कटकोना, ठीक है, ये कटकोना भी क्या है, कोयला का खदान यहाँ पर है। सिंदूरगढ़ है, यहाँ पर भी कोयले का खदान है, ठीक है। तो सिंदूरगढ़ हो गया और कटकोना हो गया, और क्या है, आपका कुरासिया है, ठीक है। इसी के आसपास कुरासिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये कुछ इस प्रकार से कुरासिया है, ठीक है। इसको फिलहाल हम नीचे ही लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुरासिया, ठीक है। तो एक कुरासिया हो गया, कटकोना हो गया और सिंदूरगढ़ हो गया, ठीक है। और एक चिरमिरी हो गया। यहाँ पर कोयला का खदान है, मतलब कोयले का भंडार है इस वाले क्षेत्र में। इसीलिए देखो ये जो गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क है, ये इसी के आसपास मतलब हमको देखने को मिलता है, ठीक है। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क इसी के आसपास इस प्रकार देखने को मिलता है। तो ये कुछ कुछ जगह जहाँ पर कोयला का खनिज हमको प्राप्त होता है, इसलिए हमको इसको जानना जरूरी था। अब देखो लास्ट में थोड़ा सा इस ज़िले के बारे में और समझ लेते हैं कि इस ज़िले का गठन कब किया गया था, है ना। इसके पीछे का थोड़ा बहुत जो इतिहास है उसको भी चाहें तो हम देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतिहास को भी डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। इतिहास वाले टॉपिक में यहाँ जो भी जनजातियाँ हैं, यहाँ का जो लिंगानुपात है, या फिर यहाँ का जो भी जनसंख्या वगैरह है, ये सब चीज़ों को हम लोग अलग अलग जो भी जनगणना वाला टॉपिक है वहाँ पर हम देख लेते हैं। जनजातियों को हम जनजाति वाले टॉपिक में देख लेते हैं। यहाँ पर हमको जियोग्राफी के हिसाब से जो चीज़ों को देखना है ना, उसको हमको देखना यहाँ पर ज़रूरी है। तो जैसे कि जो MCB ज़िला है, ठीक है, ये जो MCB है इसका गठन किया गया है 9 सितंबर को, लेकिन गठन से पहले इसका घोषणा किया गया था। इस जिला को बनाने का घोषणा किया गया था 15 अगस्त को, 15 अगस्त, है ना। 15 अगस्त को इसकी घोषणा हो चुकी थी, मतलब 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा हुई थी। अब 2022 में जाकर के ये अस्तित्व में आया। ये अस्तित्व में आया था 9 सितंबर को, है ना। 9 सितंबर 2022 में ये अस्तित्व में आ गया, ठीक है। इसमें टोटल तहसील हम देखते हैं तो कितना है, 6 तहसील हम लिख चुके हैं। तहसीलों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। इसमें और क्या देखते हैं, इसमें अगर हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा बहुत बात करें तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि आपका जो चांग बखार एक रियासत था,
ठीक है। ये जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है एमसीबी जो जिला है वो आपके चांग बखार है ना, चांग माता का मंदिर जो हम लोग देखे हैं ना, उसी से याद रखिएगा, चांग बखार। चांग बखार रियासत था, इसके अंतर्गत शामिल था। हाँ, ये इतिहास का पॉइंट है, तो इसको अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है रियासत, क्या है चांग बखार, तो उसको इतिहास में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये चांग बखार रियासत के अंतर्गत आता था। ठीक है, यहाँ के लोग भैया की उपाधि धारण करते थे और अंतिम जो यहाँ पर साइन करने वाले थे विलय पत्र पर, उनका नाम कृष्ण प्रताप सिंह था। फिलहाल ये सब 2-4 जो फैक्ट हैं उनको भी आप साइड में रखिएगा। ठीक है, इतना भी दिमाग इसमें नहीं लगाना है, इतना चीज़ों को अभी आप अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एमसीबी जिला को कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये पूरा आपका भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी का जिला दर्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेने का भी आपके लिए बढ़िया सा ऑप्शन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसका पीडीएफ। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा व्हाट्सअप में। आप व्हाट्सअप नंबर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये जो आपका पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, 87 70 18 33 15, इसमें आप लोग व्हाट्सअप करिए, मैं पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में शेयर करने से क्या होता है कि एक आज शेयर किए हैं, एक 10 दिन बाद करेंगे तो वहाँ पर पूरा मिक्स हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। व्हाट्सअप में जब आपको जरूरत है वहाँ पर व्हाट्सअप में फॉरवर्ड कर देंगे तो वहाँ पर आपको तुरंत मिल जाएगा। 87 70 18 33 15 व्हाट्सअप है, वहाँ पर आपको पीडीएफ में फॉरवर्ड कर दूंगा। इसका ब्लैंक मैप का पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे, उसको प्रिंट निकाल करके जैसा जैसा मैं बनाया हूँ, जैसा जैसा हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, उन्हीं सब चीज़ों को आप भी वहाँ पर बनाने का प्रैक्टिस करिएगा। तो इससे क्या है कि आपका भी प्रैक्टिस होता जाएगा, आपका एक बढ़िया सा नोट्स तैयार होता जाएगा। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ों को लिख रहा हूँ वो तो बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आपका भी एक प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार होना चाहिए ना, आपके हैंड रिटन, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो इस प्रकार से वो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ अगर मैं शेयर कर दूंगा। चलो, तो आज से क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी अगर ज्वाइन करना है हमारे द्वारा, जो भी क्लासेस ली जाती हैं वो सभी, तो आप लोग इसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिए या फिर कॉल करके जो भी क्लासेस वगैरह की डिटेल है आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपका जो भी क्लास है, पीएससी का, व्यापम का, सभी हम क्लास अवेलेबल करा देते हैं। ऑनलाइन क्लास भी और ऑफलाइन क्लास भी। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको बिलासपुर गांधी चौक आना पड़ेगा, यहाँ पर आप आकर के ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस आप जहाँ है वहीं से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जो भी हमारा CGPSC मैपोलॉजी एप्लीकेशन है, वहाँ पर जो क्लासेस है वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर अगले क्लास में। इससे संबंधित कुछ और जानकारी होगा, इसका कुछ अगर अपडेट वगैरह होगा, इस ज़िले में कुछ और ऐड करना होगा, कुछ हटाना होगा, फिर और कुछ अगर अपडेट मुझे लगता है फ्यूचर में, तो वो सब चीज़ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में, एप्लीकेशन में, फिर आने वाले अगले वीडियो में। ठीक, इसके बाद जो हम लोग अगला वीडियो देखने वाले हैं वहाँ पर हम लोग उनसे उसको मैं अपडेट कराते हुए चलूँगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।